Good morning students. Welcome to online classes of mathematics. तो जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी कर रहे थे उसमें हमने कुछ थ्योरम्स देखे हैं। जैसे कि हमने देखा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, अगर कोई ग्रुप है तो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमने देखा था इन्वर्स, अगर ग्रुप है तो प्रत्येक अवयव का इन्वर्स भी होगा और वो क्या होगा, यूनिक, अद्वितीय। सेकेंड थ्योरम हमने ये देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कोई एलिमेंट का इन्वर्स का होल इन्वर्स किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। ये प्रूफ किया था हमने। देन हमने प्रूफ किया था ए बी की होल इन्वर्स किसके इक्वल, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब यहाँ ये प्रोडक्ट नहीं है, हमने देखा था ना आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मतलब स्टार ऑपरेशन भी हो सकता है, प्लस डॉट कुछ भी हो सकता है ऑपरेशन यहाँ पर। बस जनरली हम अब स्टार बारी बार ना लिखना पड़े उसकी जगह हम ए स्टार बी की जगह ए बी लिख रहे हैं। डन। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, हमारी सिक्स्थ थ्योरम। जैसे कि बुक में आपका नंबर 6 दिया हुआ है बट वैसे ये फोर्थ थ्योरम ही है। क्या थ्योरम है, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ या निरसन नियम। अब ये लॉ क्या कहता है, यदि ए बी सी तीन अवयव लिए हमने, किसी ग्रुप जी के अवयव हैं, जी के अवयव हैं, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए पार्ट हमें प्रूफ करना है कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के। तो हम क्या कहेंगे कि बी बी सी के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोल लो या वाम निरसन नियम। लेफ्ट मतलब वाम, निरसन नियम। हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, इंग्लिश में सही लग रहा है। लेफ्ट तो हमें पता ही है, वाम हम कंफ्यूज हो सकते हैं, वाम कौन सा। हमारा बी पार्ट है, बी ए इज इक्वल टू सी ए हो तो बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ये क्या है हमारा, राइट कैंसिलेशन लो। राइट कैंसिलेशन लो या दक्षिण निरसन नियम। ये दक्षिण निरसन नियम है। ओके, अब हमें देखना है ये कैसे होगा, तो वही हम प्रूफ देखते हैं इसका। अब हमें पता क्या क्या है, ए बी और सी किसी ग्रुप के अवयव हैं। अगर ए किसी ग्रुप जी का अवयव है तो उसका इन्वर्स प्रतिलोम मिलेगा, मतलब हमारे पास ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स भी जी में से बिलोंग करेगा। अब हमें दिया क्या हुआ था, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है हमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब अगर हम ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया इधर भी ए इन्वर्स से, एंड लेफ्ट साइड में भी एंड राइट साइड में भी। बट मल्टीप्लाई किधर साइड से कर रहे हैं, इधर साइड से, लेफ्ट से, इधर भी लेफ्ट से ही। ओके, तो अब ग्रुप है हमारा, दिया हुआ है ग्रुप, तो एसोसिएटिव तो हम लिख सकते हैं ना, ए इनवर्स ए बी और इधर भी ए इनवर्स ए बी बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है ना, मल्टीप्लाई करने पर
और दोनों तरफ किया है, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। अब ये कहाँ से आया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्यता कंडीशन। अब ए एलिमेंट है, ए इनवर्स उसका इनवर्स है या प्रतिलोम, तो ये कितना हो गया? आइडेंटिटी बी, और यहाँ भी ए सी आएगा यहाँ, क्योंकि ए बी इज इक्वल ए सी था ना, ए सी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है हमने ए इनवर्स से। डन। ए इनवर्स है आइडेंटिटी, अब ए इनवर्स है ये फिर आइडेंटिटी। अब हमें क्या? आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आता है। अब इधर भी आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आता है सी। ए इनवर्स ए क्या है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तत्समक। डन। तो अब ये कितना आ गया हमारा? B इज इक्वल टू सी, यही तो हमें निकालना था। अगर हम लेके चल रहे हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हमें B इज इक्वल टू सी मिल जाएगा। लेफ्ट कैंसिलेशन लो, मतलब दोनों तरफ से A कैंसिल हो गया, ऐसा समझ सकते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि डायरेक्ट ही दोनों तरफ से A कैंसिल करो तो हमें B इज इक्वल टू सी मिल जाए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ ए बी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही हो, ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका मतलब कोई और ऑपरेशन भी हो सकता है ना, स्टार ऑपरेशन। ये कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन आपका कुछ भी हो, ए स्टार बी ए स्टार सी होगा, तो हर केस में B इज इक्वल टू सी होगा। अगर G ग्रुप है तब ये कह रहे हैं ये। अब हो सकता है स्टार की जगह प्लस हो, गुना हो, या कोई और एडिशन मॉड्यूलो वाला ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तब हर केस में B इज इक्वल टू सी हो जाएगा। हर केस में तो ऐसे हमें नहीं पता ना, कैंसिल कर सकते दोनों तरफ से, तब बट तब हम ग्रुप है ना, तब कह सकते हैं कि दोनों तरफ से A इनवर्स से ऑपरेट करो, तब हमें B इज इक्वल टू सी ही मिल जाएगा। ओके, मतलब इस पूरी चीज़ का मतलब ये है। अब जैसे B पार्ट देखने के लिए तो B पार्ट भी वैसे ही हो जाएगा, B A इज इक्वल टू सी ए था दोनों तरफ से। अब इधर साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब राइट साइड से, तो फिर वही ए इनवर्स आइडेंटिटी, ए इनवर्स फिर आइडेंटिटी, तो क्या मिला? B इज इक्वल टू सी। ये डायरेक्ट ही लिख दिया है, वहीं से वही स्टेप लिखना है ये वाला। ओके, अब यहाँ से भी हमें ये मिल गया, बस इसमें हम लेफ्ट साइड से ए इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए हमने बोला है वाम, लेफ्ट कैंसिलेशन। लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं, तब लेफ्ट साइड में जो था ए वो कैंसिल हुआ। अब इधर राइट साइड में था ए, तो राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट कैंसिलेशन लो। सो ये हो गया हमारा। अगर ग्रुप है तभी कह सकते हैं हम, ऐसे हर केस में नहीं कह सकते। ओके, सो ये हमारी थ्योरम 4 हो गई। अब हम नेक्स्ट हमारी थ्योरम है फिफ्थ थ्योरम, या बुक के अकॉर्डिंग 7th, मतलब 1.7 लिख लो या। ओके, अब क्या कहती है ये थ्योरम? यदि A एंड B किसी समूह G के अवयव हैं, G के अवयव या एलिमेंट हैं, तब क्या होता है? तो समीकरण कौन कौन सी? Ax इज इक्वल टू B,
एंड वाई ए इज इक्वल टू ए, वाई ए इज इक्वल टू बी के जी में अद्वितीय या यूनिक हल होते हैं। अद्वितीय मीन्स यूनिक हल होते हैं। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है या नेक्स्ट प्रमेय। अब ये थ्योरम का मतलब हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, ए एंड बी किसी समूची मतलब ग्रुप दे रखा है हमें, उसके अवयव हों, दो एलिमेंट दे रखे हैं ए और बी, तो इक्वेशन दे रखी है ए एक्स इज इक्वल टू बी और वाई ए इज इक्वल टू बी। इसके कह रहे हैं जी में यूनिक हल होते हैं। ये इक्वेशन दे रही है, इसके हल होंगे, हमें हल निकालना है कि x की क्या वैल्यू आएगी। एक तो हल अद्वितीय हल होते हैं, मतलब एक तो हल होता है कुछ ना कुछ इस टाइप की इक्वेशन का, और अगर हल होगा ना मतलब सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। ऐसे नहीं है कि ax1 b आ जाए और ax2 b आ जाए, x1 और x2 दो सॉल्यूशन नहीं होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। ओके, ये हमारी इक्वेशन है थ्योरम। इसको थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, हमें पहले हमने लिया ax इज इक्वल टू बी, माना समीकरण या इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन लिखा है शॉर्ट में कि ax इज इक्वल टू बी, हमें x की वैल्यू निकालनी है इसके लिए। ओके, अब अगर हम लें a कहाँ से है हमारा, g में से, a ग्रुप में से है तो उसका इन्वर्स भी ग्रुप में से होगा, एंड a इन्वर्स ग्रुप में हो गया। और अगर a ग्रुप में दिया हुआ है हमें और b भी ग्रुप में है, a ग्रुप में है तो a इन्वर्स भी ग्रुप में हो गया, मतलब a इन्वर्स और b किसी ग्रुप g के अवयव हैं, तो क्या a इन्वर्स b ग्रुप में नहीं होगा, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी या बाय समवर्त a इन्वर्स b भी ग्रुप में होगा। अब अगर हम लें a को ऑपरेट करें a इन्वर्स b से, डायरेक्ट सिंपली ऑपरेट कर रहे हैं a को a इन्वर्स b से, तो देख इसको सॉल्व करके हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। a को ऑपरेट किया a इन्वर्स b, एसोसिएटिव के कारण हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब a इन्वर्स क्या हुआ, आइडेंटिटी, क्योंकि किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट b, मतलब a इन्वर्स कितना आया, हमें आइडेंटिटी मिल गया। अब ये देखो हमें लिया क्या था, हमने a इन्वर्स b को ऑपरेट कर a को इस अवयव से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, b। ये देखो ये यही फॉर्म नहीं बन रही, ax इज इक्वल टू b, तो हम कह सकते हैं ना क्या हुआ, x इज इक्वल टू a इन्वर्स b, क्योंकि ax इज इक्वल टू b था, मान सकते हैं x की जगह वैल्यू कितनी आ गई, a इन्वर्स b, तो हमें क्या मिल गया, इसलिए g में x की वैल्यू a इन्वर्स b, g में था, a इन्वर्स b हमने देखा था g में था। अब x इज इक्वल टू a इन्वर्स b, यहाँ से हमने देख लिया कि किस इक्वेशन का हल है, ax इज इक्वल टू b का, जैसे कि ax इज इक्वल टू b का। अब x इज इक्वल टू a इन्वर्स b किसका हल, इक्वेशन ax इज इक्वल टू b का हल है या सॉल्यूशन है। हमें क्या निकालना था, एक तो हल होगा मतलब सॉल्यूशन होगा, हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हमें दिखाना है यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन दिखाना है हमें,
उसके लिए हम मान के चलते हैं वही कॉन्ट्राडिक्शन से। यूनिकनेस दिखानी है हमें या अद्वितीयता। ये कैसे दिखाएंगे हम? अब इक्वेशन क्या थी हमारा? इक्वेशन थी हमारी ax इज इक्वल टू बी। हमें दिखाने हैं एक ही सॉल्यूशन होगा। हमने मान लिए ax इज इक्वल टू बी के जी में दो सॉल्यूशन है, मतलब दो हल। ये हल वो वाला नहीं है, खेतों वाला हल नहीं है, सॉल्यूशन वाला हल है। हल कितने? x इज इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू x2 है। ये क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें यूनिक दिखाना है। अगर हमने कहा कि हमें दिखाना है ना, हमें पता तो नहीं है कि यूनिक है या नहीं, तो ठीक है हम मान सकते हैं कि दो है, दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं हमें जी में। एक को मान लिया x1, दूसरे को मान लिया हमने x2। अब अगर x1 इसका सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ax1 इज इक्वल टू बी आएगा। अब x2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ax2 इज इक्वल टू बी आएगा। ये भी b के इक्वल, ये भी, तो आपस में इक्वल होंगे। तो ax1 किसके इक्वल हो गया? ax2 के। अब ये वही अभी हमने करके आया था लेफ्ट कैंसिलेशन लो, वही बन रहा है ना। मतलब दोनों तरफ अगर a इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? x1 इज इक्वल टू x2 बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो या वाम-निरसन नियम। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो से हमें क्या मिल गया? x1 इज इक्वल टू x2। हमने तो कहा था दो सॉल्यूशन है x1 और x2, तो अगर हम लेके चल रहे हैं दो सॉल्यूशन तो वो दोनों हमें आपस में इक्वल ही मिल रहे हैं। इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन हुआ, इक्वल ही है, तो एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। वही हमें दिखाना था, एक तो यूनिक सॉल्यूशन एंड दूसरा दिखाना था कि सॉल्यूशन मिलता है कुछ ना कुछ। तो इसमें हमें ये मिल गया। जैसे हमने ax इज इक्वल टू बी के लिए किया है वैसे ही हम कर सकते हैं ना ya इज इक्वल टू बी के लिए। इसके लिए क्या करते हैं? इसी प्रकार इसमें हमने हर एक स्टेप किया। इसमें डायरेक्ट देखें, अगर आइडिया लगा के देखो, ya इज इक्वल टू बी, यहाँ पर क्या लिखें कि हमें b मिल जाए? तो हम नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ हमने a इनवर्स b लिखा था, यहाँ हम लिखें b a इनवर्स। b a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करें तो फिर वही a इनवर्स a। अब ये कितना हो गया? आइडेंटिटी, मतलब b मिल गया। ये इसके इक्वल इक्वेशन क्या थी? y a इज इक्वल टू बी, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें? b a इनवर्स। ये हमें सॉल्यूशन मिल गया इस इक्वेशन का। और b a इनवर्स g में तो है ही ना। अगर a इनवर्स g में है, a g में है, a इनवर्स g में b, तो b a इनवर्स भी g में होगा। सॉल्यूशन मिल गया। अब वही फिर वापस हमने मान लिया y1 और y2 दो सॉल्यूशन है, तो y1a इज इक्वल टू बी एंड y2a इज इक्वल टू बी, इक्वल हो जाएंगे दोनों। अब राइट कैंसिलेशन लॉ से y1 इज इक्वल टू y2 आ गया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो गए। चाहे इस टाइप की इक्वेशन हो या इस टाइप की इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ग्रुप है तो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, और जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा होगा यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो हमारी थ्योरम 5 हो गई प्रूफ कि ग्रुप था, ये सॉल्यूशन थे, इक्वेशन थी, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम।
हमारी नेक्स्ट थ्योरम में क्या है कि अगर कोई सेमी ग्रुप दिया हुआ है या सामी समूह, सेमी ग्रुप से मतलब समझते हो ना कि वही क्लोजर प्रॉपर्टी हो एंड एसोसिएटिव, तो हम कहते हैं सेमी ग्रुप होगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कोई नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं या अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय का मतलब उसमें एक ना एक एलिमेंट तो है ही, यही होता है। अब हम हमारी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 6 थ्योरम थी या बुक के अकॉर्डिंग 1.8 अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ ग्रुप मतलब ग्रुप की वैकल्पिक परिभाषा। ग्रुप की वैकल्पिक परिभाषा। अब इसका मतलब डेफिनेशन एक तो हमने पहले देखी थी, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, तब कहते थे। अब डेफिनेशन देखते हैं हम। दूसरी डेफिनेशन है हमारी, यदि किसी सामी समूह या सेमी ग्रुप में, सेमी ग्रुप का नाम जी में प्रत्येक ए और बी के लिए समीकरण AX इज इक्वल टू बी समीकरण AX इज इक्वल टू बी एंड YA इज इक्वल टू बी के हल अद्वितीय हो या यूनिक हो, तो क्या होगा? तो G एक ग्रुप होता है, तो G एक ग्रुप होता है। ये हमारी है ग्रुप की सेकंड डेफिनेशन। अल्टरनेट इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पहले हमें सेमी ग्रुप दिया हुआ है, G है जो सेमी ग्रुप, उसके लिए प्रत्येक कोई भी एलिमेंट ले G का, प्रत्येक एलिमेंट के लिए इस इक्वेशन का यूनिक हल हो, तब हम कहें ये ग्रुप होता है। इससे पहले वाले इक्वेशन में हमने क्या देखा? अगर ग्रुप होगा तब यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब हम देख रहे हैं अगर कोई सेमी ग्रुप है उसमें यूनिक सॉल्यूशन है तब वो ग्रुप होगा। मतलब एक टाइप से थोड़ा कन्वर्स पार्ट हो गया ना उसका। ओके, अब प्रूफ करते हैं इसको। हमें क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है हमें? G एक सेमी ग्रुप है। अगर G एक सेमी ग्रुप है इसका मतलब क्या हुआ? G क्या होगा? एक अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय या नॉन एम्प्टी सेट होगा। नॉन एम्प्टी सेट तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। नॉन एम्प्टी सेट G एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब हमें क्या दिखाना है? हमें सेमी ग्रुप से हमें पता चल गया, सेमी ग्रुप की डेफिनेशन के लिए यही करते हैं हम। सेमी ग्रुप है उसके अंदर नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब इसका मतलब उसके अंदर कम से कम एक ना एक एलिमेंट तो है ही G के अंदर। माना A बिलोंग्स टू G, A G के अंदर हो गया। अगर A G के अंदर हो गया तब हमें क्या चाहिए? AX जैसे कि हमें जो जो दिया हुआ है हमने वो लिख लिया। क्या? एक सेमी ग्रुप था। सेमी ग्रुप का मतलब कि एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, अरिक्त समुच्चय है, इसका मतलब एक ना एक एलिमेंट तो G के अंदर मिलेगा। अब हो सकता है एक ही एलिमेंट मिले, हमें पता नहीं है कितने एलिमेंट होंगे, कम से कम एक तो होगा। अब
अगर दिया क्या हुआ है, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए एक्स इज इक्वल टू बी का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अब अगर हमने माना ए की एलिमेंट मिल रहा है हमें ए, इसका मतलब जो बी है वो भी ए के इक्वल ही होगा, तो हम लिख सकते हैं ना तो जी में समीकरण, जैसे यहाँ क्या था, अगर दो एलिमेंट थे उनके लिए इसके यूनिक सॉल्यूशन थे। अब अगर एक ही एलिमेंट है जी के अंदर, क्या ए के लिए जी में इक्वेशन कौन सी, ए एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब बी की जगह ए हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू ए। दूसरी इक्वेशन वाई ए इज इक्वल टू, फिर बी की जगह ए हो गया, वाई ए इज इक्वल टू ए की क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल होंगे। दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे यूनिक। हमने माना इस इक्वेशन को नाम दे दिया 1 2, माना इनके हल क्रमश क्या है या सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन E1 कुछ भी हो सकता है ना, x1 y1 कुछ भी, x1 x2 x3 हमने मान लिया E1, हमें पता नहीं है तो हमने सिंबल माना है E1। एंड इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन थे साथ में ये, इसके लिए मान लिया हमने E2, इसका E1 इसका E2, तो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। मतलब क्या होगा, ए E1 x की जगह सॉल्यूशन था E1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का ए E1 किसके इक्वल, ए के। एंड अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन E2, तो E2 सेटिस्फाई करेगा, y की जगह E2 a इज इक्वल टू ए। ये आ गए हमारे पास, मतलब इसको हमने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। अब हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ना, हमें निकालना है ग्रुप। ग्रुप के लिए हमें क्या निकालना है, सेमी ग्रुप है तो क्लोजर एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी और इनवर्स चाहिए। मतलब इस अगर यूनिक सॉल्यूशन है हमें पता है तो हमें देखना है कि ग्रुप की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, एंड प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स प्रतिलोम है या नहीं। तो अब आइडेंटिटी निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हमने E1 और E2 सिंबल माने हैं। इतना आइडिया हो रहा है कि आइडेंटिटी के लिए ही मानते हैं ये सिंबल, कुछ भी मान सकते हो वैसे तो आप, बट थोड़ा इजी हो जाए इसलिए हम ये मानेंगे। अब थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि किसी एलिमेंट को, किसी एक एलिमेंट को किसके साथ ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट आ जाए, तब क्या होता है वो आइडेंटिटी। बट यहाँ से हम कह नहीं सकते कि E1 हमारी आइडेंटिटी होगी। क्यों नहीं कह सकते, आइडेंटिटी के लिए जी का हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो जी में A B C सब के लिए ही होना चाहिए ये, E1 इज इक्वल टू B सभी के लिए। बट यहाँ हमने सिर्फ एक एलिमेंट के लिए ही देखा है हमने, तो हो सकता है ग्रुप के अंदर कोई और एलिमेंट हो, एक और एलिमेंट मिल गया B। अगर हमने ले लिया कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो कि A के अलावा हो, उसके लिए भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, तब हम कहेंगे कि वो आइडेंटिटी होगा, मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी। तो हमने लिया यदि B कोई एलिमेंट है G का, अन्य कोई अवयव मतलब A के अलावा अन्य कोई एलिमेंट हो या अवयव लिख लो। अब B G का कोई अन्य अवयव है, तो अब हमें क्या पता है, तो फिर इक्वेशंस दी गई इक्वेशंस क्या होंगी, इसके लिए
ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ हमने पता नहीं है, एक एलिमेंट हो सकता है, हमने कोई भी एलिमेंट लेने ए और बी, हमने ले लिए बी ए के इक्वल ही है, तो ये इक्वेशन आ गई। बट हो सकता है बी ए के इक्वल ना हो, एक और एलिमेंट मिल रहा है ग्रुप में, सॉरी ग्रुप तो अभी कह नहीं रहे, सेट के अंदर, सेमी ग्रुप के अंदर, तो हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी इक्वेशन हो गई। एंड जो वाई ए इज इक्वल टू बी था, ये इक्वेशन भी हो गई। अब इसको हमने नाम ले दिया इक्वेशन फोर्थ। डन। और x और y तो इस दोनों के सॉल्यूशन थे ना, वो तो g के अंदर होंगे ही सॉल्यूशंस। तो अब ये इक्वेशन है, अब हमने ये लिख सकते हैं, हमने वाई ए इज इक्वल टू बी ले लिया, दोनों ही, ये भी ट्रू है ये भी, तो हमने अपनी नीड के अनुसार ले लिया ये वाई ए इज इक्वल टू बी। अब इसके दोनों तरफ एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने मल्टीप्लाई किया E1 से, कोई भी एलिमेंट से कर सकते हैं, हमने E1 से कर लिया। अब एसोसिएटिव क्योंकि सेमी ग्रुप है, तो AE1 इज इक्वल टू BE1। यदि G सेमी ग्रुप है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब यहाँ हमने क्या लिखा था, AE1 किसके इक्वल, A के, तो हमने लिख दिया AE1 को A के इक्वल लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर तो क्या था, BE1 ही, उसके लिए तो कुछ नहीं लिखा हमने, AE1 के लिए लिखा है बाय इक्वेशन थर्ड, AE1 इज इक्वल टू A। अब वाई ए किसके इक्वल था, B के इक्वल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाई ए था हमारा B के इक्वल, तो B इज इक्वल टू BE1, B इज इक्वल टू BE1 आ गया हमारे पास। हमने कोई भी एलिमेंट लिया B जो G का था, उसके लिए हमें क्या मिल गया, B किसके इक्वल है, BE1 के। तो अब क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट लिया, उसको किसके साथ ऑपरेट करें, तो हमें B मिल जाए, वही एलिमेंट BE1 लिख दो या ऐसे लिख लो, इसको किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर वही अवयव मिल रहा है, मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी। तो हम क्या कह सकते हैं, E1 क्या है, G में लेफ्ट आइडेंटिटी, सॉरी राइट है ना, राइट साइड ऑपरेट कर रहे हैं, राइट आइडेंटिटी या दक्षिण तत्समक है। अब हम आइडेंटिटी के लिए क्या देखते हैं, A इज इक्वल टू A, इधर साइड से भी ऑपरेट, इधर साइड से भी ऑपरेट, हमने इधर साइड से तो देख लिया राइट आइडेंटिटी, अब हमें लेफ्ट भी तो देखना पड़ेगा। हमने एग्जांपल्स देखे थे ना, अकेली राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट होने से हम नहीं कह सकते ये आइडेंटिटी है। तो अब हम देखेंगे, हमें राइट मिल गई, अब हमें लेफ्ट निकालनी है। पहले हमने इस इक्वेशन का यूज़ किया वाई ए इज इक्वल टू बी का, अब हम ए एक्स इज इक्वल टू बी का यूज़ करते हैं, तो दोनों तरफ E2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर अगेन ये क्या है, सेमी ग्रुप है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी E2A। अब E2A क्या था, A के इक्वल, तो हमने लिखा AX और यहाँ E2B बाय इक्वेशन थर्ड, E2A इज इक्वल टू A, यही था। अब AX की वैल्यू क्या थी, B, तो ये हमने लिख दिया B किसके इक्वल आया, E2B के, ये कहाँ से, बाय इक्वेशन फोर्थ, AX इज इक्वल टू B। ये साथ में हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि कंफ्यूज ना हो कहाँ से आ रहे हैं ये टर्म,
तो B इज इक्वल टू E2B आ गया। अब इसका मतलब ये क्या था, E2B इज इक्वल टू B लिख लो चाहे। इसको इधर साइड से, लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं B को किसी एक अवयव से कि हमें वही अवयव मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ना E2 क्या है हमारा, लेफ्ट आइडेंटिटी है। E2 हमारी लेफ्ट आइडेंटिटी है। अब हमें राइट आइडेंटिटी भी मिल गई, लेफ्ट भी मिल गई, बट अब राइट और लेफ्ट दोनों मिलने भर से थोड़ी ना कह सकते हैं हम कि उसके अंदर आइडेंटिटी होगी। अब हमारा टास्क क्या है, दोनों लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी को इक्वल दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो अब इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है, एक चीज़ पता चली, E1 क्या है, G में लेफ्ट आइडेंटिटी है। हमने कहा E1 G में लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो एंड एक एलिमेंट है E2, E2 भी G के अंदर तो है ही ना, एलिमेंट तो G का ही है। अब E1 को E2 से मल्टीप्लाई करेंगे। E1 क्या है, राइट आइडेंटिटी थी ना, E1 राइट आइडेंटिटी थी, E2 G का अवयव। किसी अवयव को राइट आइडेंटिटी से ऑपरेट करें तो वही अवयव मतलब E2 ही आएगा। अब अगर हमने कहा यदि E2 हमें क्या पता है, लेफ्ट आइडेंटिटी है G में, लेफ्ट आइडेंटिटी, तो क्या हुआ, एंड E1 क्या है, फिर G का अवयव E2 तो था ही, E1 भी है, तो हम फिर कर सकते हैं ना। अब आइडेंटिटी E2, अवयव E1, किसी अवयव को आइडेंटिटी से ऑपरेट करें तो वही अवयव मिलता है E1, अवयव था E1, आइडेंटिटी लेफ्ट E2, ऑपरेट करने पर वही अवयव। लेकिन यहाँ तो हम कह रहे थे कि E2 E1 E2 के इक्वल है, E2 E1 E1 के इक्वल भी आ गया, तो दोनों इक्वल हो गए। इक्वेशन 5th एंड 6th क्या पता चला, E2 E1 E1 के भी इक्वल है और E2 भी के भी। इसका मतलब E1 किसके इक्वल हो गया, E2 के इक्वल। तो जो हमारी लेफ्ट आइडेंटिटी थी और राइट आइडेंटिटी इक्वल आ गई। लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू राइट आइडेंटिटी, ये हो गया। तब हम क्या कहेंगे कि हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इसलिए G में आइडेंटिटी। अब ये दोनों इक्वल ही हैं, तो हम एक और E के इक्वल रख सकते हैं। G में आइडेंटिटी E एग्जिस्ट करती है। तो अब हमें क्या मिल गया, इन्वर्स मिल गया। किसका, कोई सेमी ग्रुप था उसका अब हमें इन्वर्स मिल गया। हमने क्या क्या किया, सेमी ग्रुप था G, उसके लिए हमारे पास A और B दो अवयव थे, AX इज इक्वल टू B था, YA इज इक्वल टू B। अभी थ्योरम कंप्लीट नहीं हुई है, आगे है अभी। क्यों, क्योंकि हमें ग्रुप दिखाना है। तो हमने आइडेंटिटी दिखाई है अभी हमें इन्वर्स भी दिखाना है। आइडेंटिटी के लिए देखते हैं कैसे किया था हमने। AX इज इक्वल टू A था, YA इज इक्वल टू A। अब कोई A को सॉल्यूशन है, मतलब कोई एक एलिमेंट है A, तो ये लिख सकते हैं हम। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमने E1 मान लिया, इसका सॉल्यूशन E2 इसका, सेटिस्फाई करेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3rd। अब एक और अवयव है G का, हमें पता नहीं है, हो भी सकता है ना, तो हमने लिख लिया कि B कोई अन्य अवयव है, मान लिया। अगर अवयव है कोई तो AX इज इक्वल टू B और YA इज इक्वल टू B होगा, क्योंकि प्रत्येक के लिए है ना ये। अब YA इज इक्वल टू B ले सकते हैं, फिर तो आगे वही प्रोसीजर, दोनों तरफ E1 से मल्टीप्लाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। A E1 कितना था, A के इक्वल, तो B किसके इक्वल आया, B E1 के।
मतलब इवन क्या हुई, राइट आइडेंटिटी। अब हमें लेफ्ट आइडेंटिटी दिखानी है, हमने ये इक्वेशन ली, इसको सॉल्व करके लेफ्ट, अब इक्वल दिखानी है दोनों लेफ्ट और राइट। तो ये वाला तो हमने यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी में भी किया था ना, ये वाला प्रोसीजर, वही प्रोसीजर यहाँ किया है। तो वो दोनों आइडेंटिटी इक्वल आ गई, लेफ्ट और राइट। इसका मतलब जी के अंदर आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रही है, ओके। और यहाँ आइडेंटिटी कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले जी का, उसको ई के साथ ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से नहीं कह सकते, इसलिए हमने कोई और अवयव लेके देखा है, ओके। सो आगे इन्वर्स हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी आप ट्राई कर लेना इन्वर्स के लिए, ओके। थैंक यू।